हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। और हम कल बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करते हुए हमने ये देखा कि हमारा बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक था, इसके अंतर्गत हमने बैक्टीरिया सेल्स में बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स देखे। एक मेथड था हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तीसरा पॉइंट था उसको हमने नाम दिया था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मौजूद जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मौजूद नहीं थी, यानी कि मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होना और फिर उन गैमीट्स की सिनगेमी होना और सिनगेमी होने के बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट का बनना। तो ऐसा हमको बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा था, तो हमने उसकी जगह नाम दिया, केवल जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा था तो हमने उसकी जगह नाम दिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी आनुवांशिक स्थानांतरण। और हमने ये देखा कि जो हमारा तीसरा पॉइंट था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 मेथड्स बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं: ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, ठीक है ना। तो ट्रांसडक्शन वाला टॉपिक तो हम नहीं पढ़ेंगे, केवल 2 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन को हम केवल यहाँ पर अपने 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। और इसके अलावा हम बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब देखेंगे, बैक्टीरिया के हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को भी कवर करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि हम बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कवर कर सकें। तो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली प्लांट डिजीज़, एनिमल डिजीज़ हैं, ठीक है ना, यूज़फुल बैक्टीरियाओं के बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड देखा, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, जिसके बारे में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और उन्होंने निमोनिया रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनियाई के 2 प्रभेद देखे, S3 और R2। S3 था वो स्मूथ कॉलोनी का निर्माण करने वाले थे, कैप्सुलेटेड थे, पैथोजेनिक थे और वायरुलेंट थे। जबकि रफ स्ट्रेन जो R2 थे वो रफ कॉलोनी का निर्माण करने वाले थे, नॉन कैप्सुलेटेड थे, नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक थे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इनके दोनों के सीरम तैयार किए गए और चूहों के अंदर जब इंजेक्ट किया गया तो सबसे पहले R2 को इंजेक्ट करके देखा तो चूहा सर्वाइव करता रहा, ठीक, यानी उसने निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं किया। फिर इसके बाद S3 को इंजेक्ट किया गया तो S3 के स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो चूहा के अंदर निमोनिया रोग प्रकट हो गया और चूहा मर गया। फिर इसके बाद हीट किल्ड S3, यानी S3 का जो सीरम था उसको गर्म किया गया। गर्म करने की वजह से जो स्मूथ कॉलोनी फॉर्मिंग बैक्टीरिया थे उनकी सेल वॉल टूट गई और वो पैथोजेनिक नहीं रही। फिर तो हीट किल्ड S3 के सीरम को जब हमने गर्म करके और चूहे के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने ये देखा कि उससे भी निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हुआ और चूहा सर्वाइव करता रहा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि चौथे चूहे के अंदर हीट किल्ड S3 के सीरम को और R2 को जब मिलाकर के इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। तो इसके बाद ग्रिफिथ ने ये निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है जिसने S3 को दोबारा से डेड हीट किल्ड S3 को लिविंग S3 स्ट्रेन में चेंज कर दिया और चूहा सर्वाइव करता रहा। इसको बाद में एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी के द्वारा DNA बताया गया। तो इतना हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके थे। और अब हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है हमारा रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। दूसरा तरीका आता है अब हमारा संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि हमने देखा था कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया की जो लेयर होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पिलाई पाए जाते हैं। उनमें से एक पिलाई जब आकार में बड़ी हो जाती है तो वो सेक्स पिलाई का काम करती है। और जिसके अंदर ये सेक्स पिलाई होती है वो बैक्टीरिया मेल बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया या F+ बैक्टीरिया कहते हैं हम उसको, फर्टिलिटी फैक्टर प्लस होता है उसके अंदर। तो
तो दूसरा जो बैक्टीरिया जिनके अंदर सेक्स प्लाई देखने को नहीं मिलती है उनको हम F- बैक्टीरिया, फीमेल बैक्टीरिया या रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहते हैं। सेक्स प्लाई एक कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करती है और कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करके डोनर बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और यही तरीका हमारा क्या कहलाता है, कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। कॉन्जुगेशन संयुग्मन को सबसे पहले लैडरबर्ग एवं टॉटम के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन को सबसे पहले किसके द्वारा, लैडरबर्ग एंड टॉटम के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा गया। टॉटम के द्वारा ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले कॉन्जुगेशन को डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा किया गया, लैडरबर्ग के द्वारा और टॉटम के द्वारा, और ई कोलाई बैक्टीरिया में इनको डिस्कवर किया गया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन बिटवीन जो निम्न प्रकार का होता है, कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ एंड F-, ठीक है ना, फर्टिलिटी प्लस फैक्टर वाले, डोनर वाले, ठीक है ना, डोनर बैक्टीरिया कह दो, ठीक, या मेल बैक्टीरिया कह दो, और F+ एंड F- का मतलब, माइनस का मतलब रेसिपिएंट बैक्टीरिया, फीमेल बैक्टीरिया या फिर F- बैक्टीरिया। तो इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि ये किस प्रकार होगा कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ एंड F-, कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ एंड F-, कॉन्जुगेशन बिटवीन F+ एंड F-। तो इसमें ये देखते हैं कि सबसे पहले दाता सेल, जो डोनर सेल होगी, उसमें सेक्स प्लाई के द्वारा ग्राही सेल से चिपक जाती है, ठीक है ना। सेक्स प्लाई के द्वारा वो ग्राही सेल से चिपक जाती है तथा सेक्स प्लाई संयुग्मन नलिका, कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F+ सेल सेक्स प्लाई के द्वारा, F+ सेल सेक्स प्लाई के द्वारा, F+ सेल सेक्स प्लाई के द्वारा F- सेल से चिपक जाती है, F- सेल से एडेसिव की तरह चिपक जाती है, ठीक, चिपक जाती है, और यह कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करती है। यह कैसे, यह कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करती है, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या करेगी, इसके जो डोनर सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा वो रेसिपिएंट सेल के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हमने यहाँ पर ये देखा कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना, इसी को हम क्या नाम कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि F+ जो सेल होगी, जिसको हम फर्टिलिटी प्लस सेल कह देते हैं, मेल सेल कह दिया, तो ये क्या करेंगी, अपने जेनेटिक जो इनके अंदर मौजूद सेक्स प्लाई होगी, इनके अंदर एक प्लाई क्या होगी, इन सेल्स के अंदर एक जो प्लाई होगी वो साइज में बड़ी हो जाएगी और किसका निर्माण करेगी, सेक्स प्लाई का निर्माण करेगी। और सेक्स प्लाई जो बनेगी वो F- सेल्स को अपने साथ चिपका लेंगे ये सेक्स प्लाई के द्वारा, और यह कैसे काम करने लग जाएगी, यह कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करने लग जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति कार्य करने लग जाएगी। ओके, कॉन्जुगेशन ट्यूब की भांति यह कार्य करने लग जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि F कारक में प्रतिकृतिकरण होता है, जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है ना, इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर जो होगा, F कारक जो होगा, इसमें क्या होगा, F कारक में प्रतिकृतिकरण होता है, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में भी देखते चल रहे हैं। देखिए, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, दोनों लैंग्वेज को हम साथ में लेकर के चलें और जो भी मैटर हम अपना क्लियर करें वो हमारा बाइलिंगुअल होना चाहिए क्लियर, ठीक है ना, बाइलिंगुअल क्लियर होना चाहिए। और बाइलिंगुअलिटी अच्छी तरीके से हमको किसी भी कंसेप्ट को समझने में मदद करती है, ठीक है ना। तो इसमें जो F फैक्टर होता है, यह F फैक्टर रेप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। F फैक्टर में क्या होगा भैया, रेप्लिकेशन होता है, ठीक। F फैक्टर के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है, जिसके कंसिक्वेंटली एक और कॉपी तैयार हो जाती है, जिसके कंसिक्वेंटली F फैक्टर की ही एक कॉपी और तैयार हो जाती है, यानी एक प्रति और तैयार हो जाएगी, इसकी एक कॉपी और तैयार हो जाती है, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से
कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से F माइनस में ट्रांसफ़र हो जाती है। जो क्या होगा इसका, इस कॉपी का क्या होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से F माइनस में ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसके माध्यम से होगा, लेकिन ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से होगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से होगा। और कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से यह F माइनस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, F माइनस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इसके बाद दोनों जो सेल्स होती हैं, जो F प्लस और F माइनस थी, अब वो F माइनस नहीं रही, वो भी F प्लस में ही कन्वर्ट हो गई। तो अब दोनों सेल्स अलग अलग हो जाती हैं। वे F कारक के आने की वजह से, F कारक के आ जाने की वजह से F माइनस सेल भी F प्लस सेल में बदल जाती है। F माइनस सेल भी F प्लस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार दोनों सेल्स कैसी हो जाती हैं, F प्लस सेल कह दो, मेल कह दो, या डोनर सेल कह दो। तो इस प्रकार हमारा कॉन्जुगेशन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको वो डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार हमने ये दो बैक्टीरियल सेल ली। ठीक, दो बैक्टीरियल सेल ली। ओके, ठीक, दो बैक्टीरियल सेल ले ली हमने, और दो बैक्टीरियल सेल लेकर के, दो बैक्टीरियल सेल ले ली। अब दो बैक्टीरियल सेल लेकर के हमने ये देखा कि इसको तो लिख देते हैं हम F प्लस, क्योंकि इसमें हमने एक फैक्टर बना दिया। ठीक, और इसको हम कह देते हैं, नाम इसका एक और कह देते हैं मेल। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फैक्टर, ये इसमें केवल यही मिलेगा, तो इसको हम कह देते हैं F माइनस फीमेल। इसको हम क्या कह देंगे, F माइनस फीमेल नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ेंगी। तो अब जुड़ेंगी तो किस प्रकार जुड़ेंगी कि इनमें जो सेक्स प्लाई होगी वो जुड़ेगी और वो कॉन्जुगेशन ट्यूब का बना लेगी। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब जो बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, वो मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉन्जुगेशन ट्यूब इस प्रकार बनेगी। ये ठीक, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से जो ये जेनेटिक मटेरियल होगा ये इसके अंदर ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। ठीक, तो कॉपी ऑफ F फैक्टर ट्रांसफ़र टू F माइनस, कॉपी ऑफ F फैक्टर, कॉपी ऑफ F फैक्टर, F फैक्टर, कॉपी ऑफ F फैक्टर ट्रांसफर्ड टू F माइनस, ट्रांसफ़र टू F माइनस। ठीक है ना, F माइनस में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, F माइनस पे ट्रांसफ़र हो गई, और ये जो हमारी क्या बनी, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। ठीक, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब इसके बाद जब ये फैक्टर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो होगा क्या कि ये जो डोनर सेल थी, इस डोनर सेल के अंदर भी हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस के द्वारा ये मैटर दोबारा बन जाएगा, ये मैटर दोबारा बन गया। और यहाँ पर भी हमको जो मटेरियल थे F फैक्टर और उसका जीनोम, ये दोनों मौजूद होंगे। तो F माइनस सेल बिकेम F प्लस सेल। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, F माइनस सेल बिकेम F प्लस सेल। ठीक है ना, F माइनस सेल बिकेम F प्लस सेल। ठीक है ना। अब इसके बाद कॉन्जुगेशन ट्यूब से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब ख़त्म हो जाएगी, और फिर दोबारा से हमको जो बैक्टीरियल सेल मिलेगी वो बैक्टीरियल सेल इस प्रकार की होंगी। ये दो बैक्टीरियल सेल होंगी जिनमें दोनों के अंदर F फैक्टर मौजूद होगा। ठीक है ना, दोनों के अंदर F फैक्टर मौजूद होगा, और दोनों कोशिकाएं ही हमारी कैसी बन जाएंगी, F प्लस सेल, और ये कोशिका भी कैसी बन जाएगी हमारी, F प्लस सेल। ओके, तो कॉन्जुगेशन का जो लास्ट रिजल्ट निकला वो क्या निकला कि दोनों ही कोशिकाएं हमको कैसी प्राप्त हो गई, F प्लस कोशिका प्राप्त हो गई। दोनों ही कोशिकाएं हमको कैसी प्राप्त हो गई, F प्लस कोशिका प्राप्त हो गई। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरीके से। अब हम देखते हैं कि ये रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, और रिप्रोडक्शन के टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो इसको रब कर देते हैं एक बार। अब रब करके फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज है ना। इसमें पहला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं भैया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की। इसमें पहला पॉइंट आता है बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज, बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज, बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज है ना। बैक्टीरियल ह्यूमन डिजीज देखते हैं, DISEASE, यानी बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग फैलाए जाते हैं। अभी तक हम बहुत कम रोगों के बारे में जानते थे, लेकिन अब आप देखिए कि कितने रोग अब इसमें हमारे सामने आते हैं। पहला आता है हमारा पहला रोग आएगा, देखो इसमें हम जनरल हिंदी में लेते हैं टर्मों को, ठीक है ना, क्योंकि रोगों की और रोगों के जो पैथोजेंस है उनकी इंग्लिश में जब आप टर्म याद रखोगे तो एक बार आप हिंदी में याद कर लीजिए, फिर हिंदी जो टर्मोलॉजी है, जिस प्रकार की टर्मोलॉजी है उसको हम उसी प्रकार लिख लेंगे। ट्यूबरक्लोसिस को ट्यूबरक्लोसिस ही लिख लेंगे, तपेदिक या क्षय रोग नहीं लिखेंगे। लेकिन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ध्यान रखो, स्पेलिंग भी हमको याद हो जाएगी, इंग्लिश भी हमको याद हो जाएगी, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहला इसमें डिजीज़ देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। और इसी को हम कहते हैं राजयक्ष्मा या क्षय रोग, कुछ की हम इंग्लिश भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस। और इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, TB, इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, TB। इसका रोगजनक कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसका रोगजनक होगा भैया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। अगला रोग कौन सा आता है हमारा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, लेप्रोसी, ठीक है ना, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है ना। कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो रोगजनक होगा कौन सा होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन सा होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। इसका रोगजनक कौन सा होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग फैलाएगा। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा डिफ्थीरिया, ठीक है ना, डिफ्थीरिया, ठीक है ना, कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी। डिफ्थीरिया कौन फैलाएगा, डिप है ना, डिप है ना, थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है ना। डिप्थीरिया रोग का रोगजनक कौन होगा, डिप्थीरिया रोग का रोगजनक होगा कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉरिनोबैक्टीरियम कॉरिनोबैक्टीरियम बैक्टीरियम डिप्थेरी, डिप्थेरी, कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक। फिर इसके बाद अगला आता है हमारे पास में टिटनस, ठीक है ना। जैसे हम ATS का इंजेक्शन लगवाते हैं जिसके लिए टिटनस है ना, जंग लगे हुए लोहे में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, टिटनस, ठीक। और ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, इससे यदि प्रॉपर इलाज इसका ना मिले तो तुरंत इससे डेथ हो जाती है, ठीक है ना। टिटनस। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका रोगजनक कौन होगा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका रोगजनक होगा। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का रोगजनक कौन होगा, टाइफाइड, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इसका रोगजनक होगा साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड का। फिर अगला आता है प्लेग, पॉस्टुलेया यार्सिनिया या पॉस्टुरेला पेस्टिस, ठीक है ना। प्लेग का रोगजनक कौन होगा, ठीक है ना, प्लेग जो कि चूहों के द्वारा फैलाया जाता था, ये भी पहले एक बार महामारी के तौर पर फैल चुका है, ठीक है ना। पॉस्टुरेला, 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 पॉस्टुरेला
पेस्टिस, ठीक है ना, पोस्टुरेला पेस्टिस, पोस्टुरेला पेस्टिस, ठीक है ना। इसका रोगजनक कौन होगा? पोस्टुरेला पेस्टिस या फिर यारसीनिया, यारसीनिया, ठीक है ना, यारसीनिया, ठीक है ना, यारसीनिया इसका रोगजनक होगा। ओके, फिर अब अगला देखते हैं, प्लेग के बाद क्या होगा? न्यूमोनिया, ठीक है ना, जिसके ऊपर ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया, न्यूमोनिया, ठीक है ना। तो न्यूमोनिया जो रोगजनक होगा इसका कौन होगा? निमोनिया का रोगजनक होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा निमोनिया के बाद पर्टूसिस, अगली डिजीज आती है पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस, ठीक है ना, पर्ट्यूसिस। इसका रोगजनक कौन सा होगा? बोर्डेला पर्टूसिस। इसका रोगजनक कौन सा होगा? बोर्डेला पर्टूसिस, बोर्डेला पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। एक बार हमको इनके नाम अच्छी तरीके से और इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये याद होना चाहिए। इंग्लिश में याद करना ये हमारा सेकंड स्टेप होना चाहिए। अगला आता है हमारा हैजा, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोलेरा, ठीक है ना, कोलेरा, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कोलेरा। और इसका रोगजनक होता है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। फिर इसके बाद अगला रोगजनक आता है हमारा डिसेंट्री, यानी ज़्यादा दस्त जो लग जाते हैं जिसको हम कहते हैं अतिसार, डिसेंट्री, साइजेला डिसेंट्री, डिसेंट्री। और इसका रोगजनक क्या होगा भैया? साइजेला डिसेंट्री। साइजेला डिसेंट्री। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि बैक्टीरिया के द्वारा बैक्टीरियल डिजीज मनुष्य में कई प्रकार की देखने को मिलती है और बहुत सारी हमको यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, डिफ्थीरिया कॉरिनोबैक्टीरियम डिफ्थेरी के द्वारा, टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस या पास्टुरेला यारसीनिया के द्वारा, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई के द्वारा, पर्टूसिस बोर्डेला पर्टूसिस के द्वारा, कोलेरा विब्रियो कोलेरी के द्वारा और डिसेंट्री या अतिसार साइजेला डिसेंट्री के द्वारा, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ हमारे कंप्लीट हुए। अब बैक्टीरियल डिजीज़ जब हमारे ह्यूमन बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट हो गए तो अगला पॉइंट आता है बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स में अगला पॉइंट आएगा हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स, बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स। इसमें एक ही डिजीज़ आती है एंथ्रेक्स, एक ही डिजीज़ आती है हमारे पास में एंथ्रेक्स, ठीक है ना, एक ही डिजीज़ आती है हमारे पास में एंथ्रेक्स, ठीक है ना, एंथ्रेक्स, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं एंथ्रेक्स के अंदर कि इसका रोगजनक कौन सा होगा? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस, ठीक है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस इसका रोगजनक होगा बैसिलस एंथ्रेसिस। और अगला आता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना, जो बैक्टीरियाओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ प्लांट्स यानी पादपों में बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसमें एक आता है भैया सिट्रस कैंकर डिजीज, है ना, एक रोग हमारा आता है जिसको हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, सिट्रस कैंकर डिजीज, सिट्रस कैंकर डिजीज, सिट्रस कैंकर रोग। ये इसका रोगजनक कौन सा होगा? जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई, जैंथोमोनास सिट्राई। ये बैक्टीरिया नींबू में, नींबू की जो पत्तियां होती हैं, नींबू के छिलके के ऊपर बैक्टीरियल स्पॉट्स दिखाई देते हैं और ये नींबू को ख़राब कर देता है। तो इस प्रकार अगला आता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, है ना,
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अगली बीमारी आती है हमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है ना। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जैंथोमोनास ओराइजी, जैंथोमोनास ओराइजी, ORYZAE, जैंथोमोनास ओराइजी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि आज हमने जो हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक था, इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ देखे ह्यूमन के, और बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बैक्टीरियल डिजीज़ देखे। हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया के अदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।